जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास के चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद को। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। सबसे पहला सवाल बनता है कि राष्ट्रवाद है क्या। तो ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो जब राष्ट्रवाद सवाल किया जाए तो उसका जवाब हम लोग लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी कि अपने देश के प्रति जो लगाव होता है, उसके प्रति जो हम लोगों में चेतनाएं आती है, चिंता आती है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। यह एक ऐसी चेतना, एक ऐसी सोच है जो वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से एकीकरण का काम करता है, यानी कि लोगों को एक में जोड़ने का काम करता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। हम सभी को पता है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब कि 1850 ईस्वी के पहले अगर हम लोग देखें तो भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ है और इनमें एकता की अभाव थी। कोई एक ऐसा चीज़ नहीं था जो इन लोगों को एक में बांध सके, यानी कि एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई भी तत्व यहाँ पे नहीं था। ये लोग बिछड़े हुए थे। समान न्याय व्यवस्था का अभाव था, तो हर जगह न्याय व्यवस्था भी एक जैसा नहीं था। राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े। तो यहाँ पे एक चीज़ की और कमी था, राष्ट्रीय एकता की, यानी कि राष्ट्रवाद की भी कमी थी। और राष्ट्रवाद की कमी होने का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जो लक्ष्य है वो एक समान नहीं था, सबके लक्ष्य एक जैसे नहीं थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होती गई एवं भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। यही राष्ट्रवाद है एवं इसी राष्ट्रवाद के व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम है। तो देखिए 1850 के पहले का टाइम देखें तो इस टाइम पे भारत बंटा हुआ है और यहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की कमी दिख रही है। जो राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं उसकी कमी दिख रही है। कमी का कारण ये है कि ये छोटे छोटे टुकड़े में बंटे हुए हैं और बस अपने राज्य भर में ही सीमित हैं। भारत के जो एक संपूर्ण भारत है उससे कोई विशेष इन लोगों का लगाव नहीं था। लेकिन 1850 ईस्वी आते आते तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है इस समय पर जिससे कि भारत के लोग अब एक दूसरे को एक सूत्र में बांधने के कोशिश करने लगे थे, एकजुट होने लगे थे और इन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी थी और यही चीज़ आगे चल करके स्वतंत्रता संग्राम का रूप लेता है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। तो हम लोगों में जो ये राष्ट्रवाद की भावना जागी, इसका कारण था कि इसी टाइम पे जो अब तक अंग्रेजी शासन व्यवस्था का जो नियम रहा है, जो कानून रहा है, उन कानूनों के वजह से ही ये चीज़ हुआ है। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किए थे उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्ग का शोषण हुआ था, जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था, रेल छापखाने, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास किया, जो कि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलने की दृष्टि से किया गया था। तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। खास करके अगर हम लोग देखें 1857 की क्रांति, तो ये एक ऐसी घटना थी जहाँ पे भारत के लोगों को ये एहसास हो गया था कि हम अकेले अंग्रेज को नहीं हरा सकते हैं, इसे नहीं भगा सकते हैं। क्योंकि 1857 की जो क्रांति है, अगर हम उसे गहराई से देखें तो उस क्रांति में भले ही पूरे भारत में क्रांति हुई, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे क्रांति किए मुख्य रूप से वो अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए किए, यानी कि जो उनका व्यक्तिगत जो शोषण किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उसी से निपटारे के लिए किए। चाहे वो हम लोग झांसी की रानी की क्रांति देखें या बिहार से हम लोग वीर कुंवर सिंह की देखें, तांत्या तोपे के देखें, ये जितने भी लोग हैं ये सभी लोगों का अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण हो चुका था और ये लोग अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ही लड़े थे। अगर हम लोग मंगल पांडे की भी बात करें
तो मंगल पांडे भी तभी ये आंदोलन के लिए तैयार हुए थे, क्रांति तभी छेड़े थे जब उन्हें पता चला था कि उनको जो राइफल दिया गया है उसमें गाय का मांस होता है। तो ये सब जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे। अगर देखा जाए तो क्रांति तो भारत में हो रही है, लेकिन एकता की कमी थी, ये लोग अपने लिए लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं यही हमारी हार के कारण भी बन जाती है। लेकिन इस क्रांति में जब हमारी हार होती है तब यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है, क्योंकि अब भारत के लोग समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों को हराना इतना आसान नहीं है और अकेले रह करके उसे हम नहीं हरा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी क्रांति हो रही थी या जो भी चेतनाएं जाग रही थी उसमें मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन द्वारा जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन किए गए थे, जो नियम कानून बनाए गए थे, उन नियम कानूनों से भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ, किसी को इसने नहीं छोड़ा। और इसी के कारण यहाँ पे आगे चल करके जो ये संतोष है, लोगों का जो शोषण हो रहा था, इस असंतोष के कारण ये स्वतंत्रता का रूप लेगा, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने का रूप लेगा, यहीं से राष्ट्रीय चेतना का उदय भी होगा। तो ये सब चीज़ है। दूसरी तरफ यहाँ पे इन लोगों ने जो रेल, छापखाना या प्रशासनिक व्यवस्था, जिस चीज़ का भी विकास किया था, अंग्रेज ने तो ये अपने लिए किया था, लेकिन आगे चल करके ये भारतीय जो भी क्रांतिकारी है उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित होता है और इन सब का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है भारत को आज़ाद दिलाने में। जो भी क्रांति होगी, जो भी आंदोलन होगा उसमें। अब यहाँ पे है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के विविध शक्तियों और कारणों का संयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसमें बहुत सारे कारण हैं। जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है उसमें कई सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कारणों को पढ़ेंगे, जिसमें एक हो जाएगा हम लोग का राजनीतिक, दूसरा हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक। इन तीनों कारणों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण कि वो कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित है। भारत में जितना भी आंदोलन होता है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय चेतना जागती है, उसमें कई सारे कारण हैं, लेकिन उन सभी कारणों में एक कॉमन चीज़ दिखता है, वो है ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीति। वो जो भी नीति बना रहा था वो हर वर्ग से जुड़ा हुआ था, या वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, हर वर्ग से ये नीति जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित है, यानी कि जो भी ये चीज़ हो रहा था वो उसी से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। सन महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा के साथ ही सभी देश राज्य ब्रिटिश साम्राज्यों के अधीन आ गए। इस घटना ने कुछ हद तक भारत के एक राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। देखिए होता क्या है, ब्रिटिश शासक जो है वो साम्राज्यवाद का पोषक है, यानी कि वो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। और यहाँ पे महारानी विक्टोरिया ने भी ये घोषणा कर दी थी कि जितने भी देशी राज्य हैं वो सभी ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाएंगे, यानी कि ब्रिटिश शासन का उन पे कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, उसी के नीचे ये लोग रहेंगे। और इस घटना ने भारत में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना को लाने का काम किया था। यहीं से लोगों में राष्ट्रीयता की लहर जगी थी। और इसको कुचलने में अंग्रेज ने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया, हर तरह के ये नीति को अपनाया जिससे कि इस राष्ट्रीयता की जो चेतना जगी है उसको दबाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे अंग्रेज द्वारा दमन चक्र भी चलाया गया था। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंटन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया तथा सन 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अशस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो यहाँ पे हम कुछ नीति को पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिंटन के द्वारा लाया गया था। यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोग कभी भी जो भी वायसराय हैं उसके नाम के अगर लॉर्ड ना लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर लॉर्ड का हम लोग हिंदी देखें तो होता है भगवान, ईश्वर, और ये लोग हमारे ईश्वर नहीं थे। अपने से ये नाम में लॉर्ड लगा लिए,
हम गुलाम थे तब लॉर्ड नाम का प्रयोग किए, लेकिन अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, तो अब मैं जो जितना भी पढ़ाऊँगा और उसमें जितने भी वॉइस रहेंगे उसमें मैं लॉर्ड नाम का उपयोग नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो लिंटन है, मेरा यही विचार रहेगा कि बाकी लोग भी जो हैं वो लॉर्ड नाम के शब्द का प्रयोग ना करें। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, और आज भी हम जब लॉर्ड लिंटन बोलते हैं तो एक तरह से लिंटन को हम भगवान बोलते हैं, जो कि वो है नहीं। तो कोशिश करेंगे कि इस शब्द का उपयोग ना करें। तो लिंटन ने 1878 में एक एक्ट लाया था जिसका नाम है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 1879 में आर्म्स एक्ट आया था, जिसके तहत यहाँ पे जो भी भारत के लोग हैं वो अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते थे, उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 1883 में इल्बर्ट बिल आया, जो कि राष्ट्रकों बल, यहाँ पे जो भी राष्ट्रीय लोग हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी। इसमें यह था कि जो भी अंग्रेज हैं उनके मुकदमे का सुनवाई अब भारतीय जज भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो भी भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई है वो सामान्य न्यायालय में करना था, और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था, और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकता था। तो इसमें था क्या इल्बर्ट बिल में कि पहले नियम था कि जो भी यूरोपीय व्यक्ति अगर किसी तरह का कोई गुनाह करता है तो उसके मुकदमे का सुनवाई कोई यूरोपीय जज ही करेगा, और सामान्य न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं होगी, जबकि भारतीय लोगों का कोई भी सुनवाई कर सकता था। तो मांग ये थी कि जिस तरह से भारतीय लोगों का मुकदमे का न्याय सुनवाई जो जज करता है यूरोपीय जज, तो यूरोपीय लोगों का भी किसी तरह का मुकदमा होगा तो उसका भी भारतीय जज उसकी सुनवाई कर सकता है। और इल्बर्ट ने इस चीज़ को पास भी कर दिया था। तो ये एक नियम लाया गया था। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो यूरोप की जनता है वो इस बिल से खुश नहीं था कि यूरोपीय लोगों का मुकदमे के सुनवाई कोई भारतीय जज करे, वो इस बात को नहीं मानते थे और इसका विरोध करते हैं, और तब जा कर के सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ जाता है। और जैसे ही ये बिल वापस लिया जाता है, यहाँ के लोगों में एक आक्रोश आता है कि जब भारतीय लोगों पर यूरोपीय जज अपना फैसला सुना सकते हैं तो यूरोपीय लोगों पर भारतीय जज क्यों नहीं। तो यहाँ से भी एक राष्ट्रीय चेतना का जागृति होती है, यहाँ से भी वो जागती है। उसके बाद है 1889 में लॉर्ड कर्जन, यानी कि जो कर्जन है, इसने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो यहाँ पे जो कर्जन है वो 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाता है, जिसके तहत पहले जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन में जो भी लोग हैं वो लोग निर्वाचित होकर आते थे, जनता द्वारा चुन के आते थे। लेकिन यहाँ पे इसकी संख्या को घटा दी जाती है और गैर निर्वाचित यानी कि सरकार के मर्जी से, सरकार के नियुक्ति पर बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, जो कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो सरकार द्वारा आएगा वो सरकार की ही चापलूसी करेगा। इसके अलावा सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो ये भी एक कारण बना कि यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सरकारी कर दिया गया है। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए कर दिया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। इससे भारतीयों में काफ़ी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना बलवती हुई। तो यहाँ पे ये भी हुआ था कि 1905 के टाइम पर बंगाल में राष्ट्रवादी जो भावना है वो लोगों में जाग रहा था, ये लोग एकजुट हो रहे थे और ये कहीं से भी कर्जन को पसंद नहीं था। तो उसने यहाँ पे संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाता है और पूरे बंगाल को दो भाग में बांट देता है, जो कि आज पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है। आज पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया है। तो इस तरह से इसको बांट देता है और जब बांटता है तो तर्क ये देता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो बहुत बड़ी हो गई है, शासन चलाने में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो अगर इसे दो भाग में तोड़ दिया जाए तो शासन चलाने में सहूलियत होगी। तो ये कह करके तर्क दे करके वो पूरे बंगाल को दो भाग में तो बांट देता है, लेकिन इसका अंदर से जो इरादा है वो ये था कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर इसे लड़ा दो और इसे दो भाग में बांटो। जब बंगाल के विभाजन हुआ तो लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और यहाँ से लोगों में राष्ट्रवादी भावना जो है और ज़्यादा जागृत होती है।
आगे चल के 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ जाता है। सन 1907 में ईस्वी का देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए तथा 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए पारित किया गया। तो ये सब घटनाएं हैं। उसके बाद 1907 में क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा एक और नियम लाया गया जिसका नाम है देशद्रोही सभा अधिनियम। इस नियम के तहत भारत के कोई भी व्यक्ति कहीं पे सभा नहीं लगा सकता था, सरकार के विरुद्ध बात नहीं कर सकता है। पहले यहाँ पे आप सभा ही नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया था जो कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जैसा ही था, और इसमें था कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ किसी तरह के उत्तेजित छापा, माने कि ऐसा लेख छापा जिससे लोगों में सरकार के खिलाफ नफरत फैले, वो उसके खिलाफ हो जाए, उसके विरुद्ध हो जाए, तो उस छापखाने को दंडित किया जाएगा। वो उसका जो भी मालिक है उसे दंडित किया जाएगा, छापने वाले को दंडित किया जाएगा। तो ये लाया गया था इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ईस्वी में। तो ये सब कुछ घटनाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं, जिसके कारण यहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना जग रही थी। ये सब जो शोषण किया जा रहा था, इनसे ये लोग एकजुट हो रहे थे और राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों में जाग रही थी। इसके अलावा यहाँ पे डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इन सब के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां घटने लगी। स्थानीयता समाप्त हुई, एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। तो यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे अंग्रेज द्वारा जो रेलवे, टेलीग्राफ वगैरह, डाक जो भी का यहाँ पे शुरुआत किया गया था, अंग्रेज ने इसे अपने सुविधा के लिए शुरू किया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के लिए भी फायदेमंद साबित हो गया था, क्योंकि इन सब के व्यवस्था होने से जो दो स्थानों की दूरी है वो घट गई थी। इसके अलावे यहाँ पे अब एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ गया था, एक लोग दूसरे लोग से जुड़ सकते थे, बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ हो सकते थे। अब जिस टाइम पे रेलवे नहीं था तो उस टाइम पे लोग टांगा बैलगाड़ी से जाते तो समय ज़्यादा लगता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में, अपने विचार को पहुंचाने में। टेलीफोन नहीं था, डाक नहीं था, तो अपने विचारों को पहुंचाने में समय लगता था। लेकिन इन सब की व्यवस्था हो जाने से अब राष्ट्रवादी नेता जल्द से जल्द अपने बातों को जनता तक पहुंचा सकते थे, उनसे जा कर के मिल सकते थे, इसमें समय की बचत होती थी। तो ये सब फ़ायदा हम लोगों को भी हो जाता है। बनाया था अंग्रेज अपने लिए, लेकिन उसका फ़ायदा हम लोग भी उठाते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो की विचार से भारतीय प्रभावित हुए। अब वे अपने उत्तराधित्व और नवीन कानून के अवगत होकर के अधिकार की बात करने लगे। देखिए, हम लोग के देश में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लाया तो गया, लेकिन ये अंग्रेज लाया था इसलिए ताकि हम यहाँ पे लोगों को मानसिक रूप से भारतीयों को अंग्रेज बना दें। लेकिन ये सही है कि हम लोग भारतीय होते भी आज अंग्रेज हैं मानसिक रूप से। लेकिन यहाँ पे जो ये नीति लाया था अंग्रेजी शिक्षा नीति, उसका कुछ हम लोग को फ़ायदा और अंग्रेज को नुकसान भी होता है। हम लोग को फ़ायदा ये होता है कि जब अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा लाया तो अपने किताबों को पढ़ाना शुरू किया, अपना इतिहास पढ़ाना शुरू किया, और जब हम लोग उसके इतिहास को पढ़े तो वहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़े, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम थी उसके बारे में पढ़े, यूरोपीय पुनर्जागरण के बारे में पढ़े, मानवतावाद क्या होता है उसके बारे में पढ़े, व्यक्तिवाद क्या होता है इसके बारे में पढ़े। और इससे यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं उनमें एक विचार जगी कि जब फ्रांस में क्रांति हो सकती है, अमेरिका में हो सकता है, अमेरिका आज़ाद हो सकता है ब्रिटेन से, फ्रांस से, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो मॉन्टेस्क्यू और रूसो जैसे विचारकों से बहुत प्रभावित हुए और आगे चल करके इन्हीं इतिहास को पढ़ करके, इन्हीं को आधार बना करके यहाँ के लोग भी आंदोलन करना शुरू करते हैं, अपने देश में क्रांति करते हैं और अपने देश को स्वतंत्र कराने में लग जाते हैं। तो ये जो अंग्रेजी शिक्षा नीति है वो अंग्रेज लाया हम लोगों को अंग्रेज बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यही नियम कानून, यही अंग्रेजी शिक्षा उन लोगों को उल्टा भारी पड़ गया और उनको यहाँ पे राष्ट्रीय क्रांति के रूप में उसका सामना
करना पड़ता है। यहाँ के लोग जागरूक होकर के राष्ट्रीय क्रांति यहाँ पे कर देते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन होता है और एक दिन देश हमारा आज़ाद होता है। तो उसमें इन सबको भी अच्छा खासा भूमिका था। उसके बाद है अब आर्थिक कारण। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफ़ी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने परिणाम स्वरूप किसानों और कामगारों एवं अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें आर्थिक नीति में, तो अंग्रेज ने इस मामले में जितने भी नियम कानून बनाए वो सभी यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के जो छोटे उद्योग फैक्ट्री वाले लोग थे उन सभी को शोषित किया, उन सबका शोषण हुआ, जिससे कि यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं या जो भी अन्य वर्ग के लोग हैं, इन सभी की जो स्थिति है वो निरंतर बिगड़ते हुई चली जाती है। अंग्रेज का यहाँ पे बस एक ही नियम था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको टैक्स वसूल करना है, इसलिए वो जो भी नियम बनाता था वो टैक्स से संबंधित बनाता था, ज़्यादा से ज़्यादा ये लगान यहाँ पे वसूल करता था। जैसे कि यहाँ पे कुछ नियम लगाया गया था जो कि उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया, जैसे कि कैलिको अधिनियम है। ओकरा बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया था व्यापार करने के लिए। तो ये सब कुछ कानून है जो कि उद्योग को यहाँ पे बर्बाद कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखें कृषि में तो अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, तो उसके बाद यहाँ पे एक और था, एक अस्थाई है, एक महलमारी है और एक और है जो याद नहीं आ रहा है। तो ये तीन जो हैं, ये तीन तरह के यहाँ पे कानून बनाए गए थे किसानों के लिए, जो जिसमें कि यहाँ पे किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलने का काम किया जाता था। तो इस तरह के यहाँ पे ज़मींदार किसानों से और ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। मान लीजिए सरकार को इन्हें 10 रुपये देना है तो ये किसान से 10 के जगह 20 वसूल करेंगे। अगर 10 केजी चावल देना है, अनाज देना है, तो ज़मींदार जो है वो उसके जगह 20 केजी का यहाँ पे टैक्स के रूप में उससे अनाज वसूलेंगे, जिसमें से 10 वो उसको देंगे और 10 अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से किया गया। जब भी किसान जमींदार या महाजन द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे तब सरकार नकदी फसलों जैसे कि नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करती थी। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। तो यहाँ पे जमींदार द्वारा भी किसानों का शोषण हो रहा था। जो साहूकार वगैरह महाजन जो है जो कर देते थे वो भी किसान का शोषण कर रहे थे। इसके अलावे यहाँ पे अंग्रेज भी यहाँ पे किसानों का शोषण कर रहा था। वो अपने मनमाने तरीके से यहाँ पे किसान के खेती करने के लिए मजबूर करता था। जो भी चीज़ की उसे आवश्यकता होती थी उसी चीज़ की खेती करवाएगा। ज़्यादातर ये नकदी फसल का ही खेती करवाता था, जबकि भारत के किसान खाद्य फसल के उत्पादन ज़्यादा करते थे, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब हो गया, दलहन, ये सब का। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे किसानों से नील, कपास और गन्ना जैसे फसलों की खेती करवाता था, क्योंकि इसे अपने फैक्ट्री में इसकी आवश्यकता थी। और यहाँ पे बिहार में तो एक प्रणाली भी था, 3 कट्ठिया प्रणाली की। 1 बीघे में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना ही है, जिससे यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, सबसे ज़्यादा पीड़ित थे। ये सब नीति यहाँ के किसान को भी पसंद नहीं था। उसके बाद यहाँ पे था कि उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगार को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। किसान तो कर ही रहे थे, साथ साथ यहाँ पे जो मजदूर लोग थे उनको भी हो रहा था। अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे ताकि भारत के कपड़ा विदेश में न जा पाए। तो यहाँ पे निर्यात पे रोक लगा हुआ था, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़ों की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। भारत के फैक्ट्री को बैठाने के लिए, यहाँ के उद्योग को बंद करने के लिए सरकार हर तरह की नीति अपनाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भारत में बना कपड़ा बाहर तो नहीं जा सकता है, लेकिन इंग्लैंड का कपड़ा जो कि मशीन से बनता था वो भारत में बिना किसी टैक्स के और बिना किसी रोक के आ सकता है और यहाँ पे बिक सकता है। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो कपड़ा है वो सस्ते में मिलता था और भारत वाला कपड़ा महंगे में मिलता था। तो लोग ज़्यादातर विदेशी कपड़ा ही खरीदते थे, जिससे कि यहाँ के उद्योग भी खत्म हो गया था, ये भी बैठ गई थी।
सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया था। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कामगारों को बेरोजगार होना स्वाभाविक था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1882 में सूती वस्त्र के आयात पर पूरे तरह से प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया था। और यहाँ पे भारत से जो भी इंग्लैंड के जो भी मशीन से सामान बनता था, कपड़ा बनता था, वो सभी भारत में आकर के बिकता था। भारत में किसी तरह के फैक्ट्री नहीं लग रहा था, एक आध गिना चुना बहुत धीरे प्रक्रिया से लग रहा था। इसका मेन वजह यह था कि ब्रिटिश सरकार कभी नहीं चाहती थी कि भारत में औद्योगिकरण है, यहाँ पे नए नए फैक्ट्री उद्योग लगे, वो इस चीज़ को नहीं चाहता था। और ऐसे में क्या हुआ कि जो यहाँ के पहले से उद्योग थे छोटे मोटे, वो भी बंद हो गए और उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे वो भी पूर्णतः यहाँ पे बेरोजगार हो जाते हैं। तो जब ये बेरोजगार हो जाएंगे तो ये भी इनका भी सरकार के प्रति गुस्सा फूटेगा और ये भी एक यहाँ पे राष्ट्रवादी चेतना का कारण बनेगा। तो कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से हमने यह देख लिया है कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, चाहे वह किसान हो या मजदूर हो, हर किसी को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देता है। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभरकर सामने आया। देखिए, जो राष्ट्रीय चेतना है वो एकाएक एक ही दिन नहीं आता है, ये पहले धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेता है, क्रांति का रूप लेता है, और फिर जब ये एक होता है, एक सूत्र में बंधता है, तब जाकर के ये राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रवाद का रूप लेता है। जैसा कि हम लोग अपने देश में भी देख सकते हैं, अब तक 1857 तक हम लोगों के देश में सिर्फ और सिर्फ क्रांति हुए, चाहे हम लोग 1757 की लड़ाई देखें, 1764 के देखें या 1857 के देखें, जितने भी लड़ाइयाँ हो रही है वो छोटे छोटे एक तरह के क्रांति हैं, विद्रोह हैं। लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ आगे चल के बड़ा होगा। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तब से लेकर 1857 के विद्रोह तक सैकड़ों विद्रोह हुए, और 1857 के बाद विद्रोह की बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह और पौना विद्रोह प्रमुख है। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने इस ओर सोचने का बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। तो देखिए, 1857 की जो विद्रोह हुई, इससे पहले भी कई सारे विद्रोह हुए थे और 1857 की भारत की अब तक के सबसे बड़ी विद्रोह थी। लेकिन इस विद्रोह में भी हमारे भारतीय लोगों की हार हो जाती है। इसके बाद नील विद्रोह और पौना विद्रोह जैसे भी विद्रोह आते हैं। लेकिन जो 1857 की विद्रोह हुई, यह विद्रोह भारतीयों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर हम लोग को सफलता कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या प्लानिंग किया जाए, क्या योजना बनाई जाए, क्योंकि ये एक बेहतर योजना अब तक का बनाया गया था और इसमें भी ये लोग के हार हो जाती है। तो यहाँ पे ये लोग बाध्य हो जाते हैं बात सोचने के लिए कि सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है, यानी कि क्या प्लानिंग किया जाए कि भारत स्वतंत्र हो, कैसे हम लोग सफल होंगे। तब भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो जब ये लोग इस बात पे सोचना शुरू किए कि आखिर 1857 की क्रांति के हार क्यों हुई, हम लोग जीतेंगे कैसे, तब इन लोगों को समझ में आया, निष्कर्ष पहुँचे कि सबसे पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और एक परिपक्व मजबूत संस्था होना चाहिए जो कि इसका नेतृत्व करे। इसके अलावा लड़ाई का जो तरीका है उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत थी और एक प्लानिंग के साथ आंदोलन करने की भी आवश्यकता थी कि अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें तब भारत को हम लोग स्वतंत्र करवा सकते हैं। तो ये निष्कर्ष पे ये लोग पहुँचते हैं और यहाँ से वो काम शुरू होता है। उसके बाद था सामाजिक कारण। राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर, होटलों में अंग्रेज़ों भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इससे भी भारतीय जनता में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ था। तो देखिए, जो सामाजिक कारण में अगर देखें तो सबसे पहले तो ये भेदभाव करता था, अपने आप को अंग्रेज श्रेष्ठ समझता था
और भारत के लोगों को वो गिरा हुआ समझता था, इसे नीच समझता था और इसे हे दृष्टि से यानी कि नफरत की दृष्टि से, गिरे हुए नज़र से देखता था। भारत के अलावे दुनिया में कहीं भी चला जाएं, विदेश में भी जहाँ पे अंग्रेजी शासन व्यवस्था है या कोई भी देश, वहाँ पे भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, वहाँ पे भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में भी कई तरह के प्रतिबंध है, जैसा कि हम लोग को पता है कि दक्षिण अफ्रीका जाने के दौरान ही गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, जबकि वो फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करवाए हुए थे, फिर भी इसलिए क्योंकि वो एक भारतीय थे और इस वजह से उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो यहाँ पे भारतीयों को अंग्रेज़ों के साथ जाने की सुविधा नहीं थी। रेलगाड़ी में जाना हो, कोई क्लब में जाना हो, सड़क हो, होटल में हो, हर जगह भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज़ अपने आप को ऊपर रखते थे और बाकी लोगों को, भारतीयों को नीचे समझते थे। और ये बात भारतीय जनता के लिए बहुत ही एक तरह से बेइज्जती जैसा था। इनके साथ दुर्व्यवहार करना, इनका नीचा दिखाना, ये चीज़ भारतीय लोगों को कहीं से भी पसंद नहीं था। जिस तरह से भारतीय जनता से जिस तरह अंग्रेज घृणा करते थे, उसी तरह से भारतीय जनता में भी अंग्रेज़ों के प्रति घृणा का जो नफरत है वो भाव उत्पन्न होने लगा था। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद के भावना को प्रेरित किया। सरकारी सेवा में भी अंग्रेज के कुछ ऐसे नीति थे जो अंग्रेजों के पक्ष में होते थे, यानी कि पक्षपात करते थे, और इससे भी यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होती है। सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया जाता था। सरकार किसी तरह से भी बड़े बड़े पद भारतीयों को देना नहीं चाहता था। वो हर तरह का संभव प्रयास करता था कि भारतीयों को सरकारी ऊंचा पद न मिले। हम लोग एक जो फिल्म आई है देखे होंगे RRR, उसमें भी दिखाया जाता है कि कैसे जो रामचरण है वो बहुत बहादुरी से अपने ही देशों के लोगों से वो लड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे ऊंचा पद मिल जाए। आगे उसकी क्या मंशा रहती है, क्यों करना चाहता हो तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि उस कहानी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जब अंग्रेज उसे नहीं रोक पाते हैं तो उसे रामचरण रोकने का पूरा कोशिश करता है और सफल भी होता है। परंतु जब प्रमोशन की बात आती है तब प्रमोशन रामचरण को नहीं मिल करके किसी अंग्रेज को दे दिया जाता है। तो इससे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीयों को ऊंचा पद पर जाने से अंग्रेजों द्वारा रोका जाता था। भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में था, जिसे आज हम लोग IAS के नाम से जानते हैं। वही पहले इंडियन सिविल सर्विस जो है ICS के नाम से जाना जाता था, और भारत का शासन का जो भी अधिकार है ज़्यादातर इन्हीं के हाथ में था। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा की चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना ही कठिन था। तो देखिए, नियम तो बना दिया कि भारतीय भी ICS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाधा का डाल दिया कि ये जो एग्ज़ाम है वो इंग्लैंड में होगा। तो बहुत सारे भारत के ऐसे लोग थे, विद्वान तो थे, वो क्रैक कर सकते थे ICS का एग्ज़ाम, परंतु इंग्लैंड में होने की वजह से उतने दूर वो जा नहीं सकते थे, इतना उनके पास पैसा नहीं था, उतना व्यवस्था नहीं था कि वो लोग वहाँ जाएं। तो पहला बाधा तो यहीं पे लगा दिया गया कि आपको एग्ज़ाम देने इंग्लैंड जाना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जा पाते थे। और यदि कोई भारतीय गलती से वहाँ पे सफल भी हो गया, यानी कि चल भी गया, एग्ज़ाम दे भी दिया, पास भी हो गया, तब उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करने का और उसे पद से हटाने का सरकार द्वारा कोशिश की जाती थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया था। अतः भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो भारत के प्रथम ICS बनते हैं। ये प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो ICS के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, परंतु इनको यहाँ पे बताया गया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया कि इनको किसी तरह से कोशिश किया गया कि इनको नौकरी न दिया जाए, इसमें नियुक्ति न किया जाए। इससे यहाँ पे भारत के जो शिक्षित वर्ग थे और जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों को मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ घृणा उत्पन्न होती है, उसके खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं, अपना आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये सब भी कारण है। तो इसके वजह से भी यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ था, राष्ट्रवाद का
भावना लोगों में जगा था। उसके बाद है धार्मिक कारण। विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। हम लोग दुनिया के कहीं का भी इतिहास पढ़ें, वहाँ के आंदोलनों में धार्मिक कारण भी होता है, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। तो 19वीं शताब्दी के दौरान हमारे देश में बहुत सारे समाज सुधारक भी आए, जो हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म करने का काम किए, उसके लिए आवाज़ उठाएं। जिनमें कुछ उल्लेखनीय नाम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले अगर समाज सुधारक में नाम लिया जाए तो वो हैं राजा राम मोहन राय। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में जानते हैं, इन्होंने विधवा विवाह के लिए खूब प्रयत्न किया, उसके खिलाफ लड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी खामियाँ थी, उसके लिए आवाज़ उठाए और उसको भी सुधारने का काम किए। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन और यूरोपीय विद्वानों ने भी भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यानी कि बहुत सारे ऐसे विदेशी भी थे, यूरोपीय लोग भी थे, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के धर्म से प्रभावित हुए थे। जैसे कि विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन, ये सब लोग हैं। तो ये लोग यहाँ पे यहाँ के धर्म ग्रंथ से बहुत प्रभावित थे और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किए थे। इससे भारतीयों के हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। जब अंग्रेज़ों ने इसको पढ़ना शुरू किया, इसको ट्रांसलेट करना शुरू हुआ, तब भारतीयों को पता चला कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म कल्चर है, वो कितना महान है, और इसके प्रति इन लोगों में आदर की भावना जगने लगी, और यही आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन का भी कारण बनेगा। इन सुधारकों ने एकता, समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया और राष्ट्रवाद का उदय होगा। सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। यहाँ पे देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें सफलता न पाने के बाद ही जब लोग निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि एक संगठन होना चाहिए, संस्था होना चाहिए, तो उसी दौरान 1885 में यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और ये राष्ट्रवाद के उदय की एक परिणति थी। यानी कि यहीं से राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, यहीं से जो भी स्वतंत्रता संग्राम है वो यहीं से मानी जाती है कि यहीं से शुरू हुआ। प्रारंभ में यह संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता रहा, लेकिन 1914 तक अंग्रेजी सरकार दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया, और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें बाल पाल लाल के नेतृत्व के नाम से भी जाना जाता है, इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तो देखिए, जब यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना होती है तो 15-20 साल तो ये लोग कोई भी आंदोलन वगैरह नहीं करते हैं, बस लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। अपने यहाँ पे इस संगठन द्वारा सिर्फ सुधारों की मांग सरकार से की जाती है। लेकिन 1914 आते आते तक ब्रिटिश सरकार इतना दमन कर चुका था, इतना अत्याचार कर चुका था कि अब जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि बर्दाश्त से बाहर चीज़ हो गई थी, और ये लोग उग्र हो गए थे। इन्हीं में 3 व्यक्ति आते हैं जिन्हें हम लोग बाल पाल लाल के नाम से जानते हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय हैं। तो ये लोग आते हैं जिन्हें कि एक तरह से गरम दल का व्यक्ति माना जाता है, और इन लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तभी 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है, और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर देता है। तो यहाँ पे जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है तो यहाँ पे अंग्रेज का शासन है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज भी लड़ रहा था, तो भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर देता है। यहाँ के भी सेना को ये ले जाता है और वहाँ पे विश्व युद्ध में उसको लड़ाता है, और तय ये होता है कि जैसे ही ये लोग विश्व युद्ध जीत जाएंगे या जो भी परिणाम हो विश्व युद्ध का, उसके बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इस तरह से यहाँ के सेना से वो मदद मांग करके यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती कर करके विश्व युद्ध के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो वो इस बात को नहीं मानते, वो आगे की कहानी है। तो ये सब भी यहाँ पे काम किया जाता है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही था।
आगे हम लोग और आगे की कहानी क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की क्या संबंध रहेगा, किस तरह से वो इसमें शामिल होगा, क्या करेगा, उन सभी चीज़ों को और भी बाकी के जो भी चीज़ हैं उसको हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।